काम के आगे तुम किसी को भी मुड़कर देखना नहीं चाहती, चाहे तुम्हारा अपना पति भी क्यों ना हो। एक बार भी ध्यान नहीं आया तुम्हें अपने पति का? घर पर फोन करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करूं? हाँ क्या करूं बता? तुम्हारा नेटवर्क बिजी जा रहा है। अरे तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? थोड़ी देर बाद फोन लगाते। नहीं, तुम एक काम करो, फौरन अभी मुझे आकर मिलो। राजेश के प्रति आपका गुस्सा सिर्फ दिखावा है। सच तो यह है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। पापा अब आप खुद ही बता दीजिए सोनाली को। इससे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मॉरिशस सेटल हो रहे हैं। बेटा, मैंने मॉरिशस जाने के लिए अभी सिर्फ सोचा है, फैसला नहीं लिया मैंने। लेकिन पापा, विनय तो कह रहे थे कि... नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना वतन हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। देखो बेटा, इतने बड़े सेट बिजनेस को यहां से उखाड़ना कोई अकलमंदी नहीं, बहुत बड़ी हिमाकत होगी। अरे मैं वहां पर सिर्फ 6 महीने में इससे बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा दूंगा। जरूर खड़ा कर दोगे, लेकिन इसे उखाड़ कर नहीं। देखो, मेरे मॉरिशस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉर्पोरेट बिजनेस है उन लोगों का, और वो चाह रहे थे कि मैं उनका बिजनेस पार्टनर बन जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनका बिजनेस पार्टनर बन जाना चाहिए, क्योंकि वही काम तो वो लोग करेंगे और यहां बैठे बैठाए मुझे प्रॉफिट में से आधा हिस्सा मिल जाएगा। और ये सारा बिजनेस मैं राहुल के नाम से शुरू करूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। नाश्ता टेबल पे लगा दिया है, जल्दी आ जाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूं भाई। हाँ जी। क्या हो सुलक्षणा? पता नहीं राजेश ने खाना खाया होगा या नहीं। यहाँ हम अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, वहां पता नहीं उसे कैसा खाना मिल रहा होगा। देखो सुलक्षणा, वहां पर तो परहेज का खाना दिया जाता है कुछ दिन की प्रॉब्लम, लेकिन अरे वो आ जाएगा ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर तुम अपना मनपसंद उसे खाना खिलाना और खूब खुश होना। हाँ? अब तुम रुको। जी कहिए। जी, मुझे मधु जी से मिलना है। हाँ आइए आइए। अरे रतन जी, आप आ गए? मैं आप ही का वेट कर रही थी। चलिए रूम में चलकर बातें करते हैं। मधु, कौन है ये? ये रतन जी हैं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। मधु, आपकी तारीफ। डायरेक्टर साहब, मैं बताता हूं अपने बारे में। मैं हूं रविंद्रनाथ दुबे, इस घर का मालिक, इनका ससुर। मधु जी, कभी बताया नहीं तुमने? रतन जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए।
चलिए मेरे रूम में चलकर बैठते हैं। मधु, बात करनी है तो यहाँ हॉल में बैठ के भी बात कर सकती हो। बेडरूम में जाने की क्या जरूरत? पापा, मुझे इनसे बिजनेस के बारे में कोई बात करनी है। बेटा, बिजनेस की बात यहां बैठकर भी की जा सकती है। इन्हें अपने कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं है। पापा, ये मेरा पर्सनल मामला है। आइए रतन जी, चलिए रूम में चलकर बैठते हैं। कमाल बातें करते हैं। आप भी रतन जी कमाल की बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए आपकी नई फिल्म कौन सी आने वाली है? कहाँ जा रहे हैं आप? सुलक्षणा, मैं इस घर में ये बेहयाई और बेशर्मी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। आप यहाँ बैठिए और नाश्ता कीजिए। नहीं, मैं भी बात करूंगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज इस वक्त मत जाइए। ये वक्त मधु से बात करने का नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। तुमने अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा मुझे बता देना कि टिकट कब करानी है। ठीक है, मैं जरूर, करा जरूर। दूंगा। दोबारा आइएगा। ओके बाय। ओके बाय। सुलक्षणा, अपनी बहू से कह देना कि आइंदा ये सब इस घर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
तब इन्हें आ गया। ये लो गनी भाई, अपने पास रखो और याद रखना, बड़े काम में वही सक्सेस होते हैं जिनकी जबान बंद और आंख और कान खुले होते हैं, जिनमें पेशेंस होता है, पेशेंस। हमने हिंदुस्तान छोड़कर मॉरिशस भागने का प्लान बनाया था, क्या हुआ उस प्लान का? वो प्लान तो सब चौपट हो गया। क्या प्लान चौपट हो गया? हाँ, उस मलिक ने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मतलब मलिक ने मॉरिशस जाने के लिए मना कर दिया? हाँ, वो उस एक्सीडेंट वाले झूठे केस से भी नहीं डरा? नहीं। तो फिर अब सोच क्या रहे हो? फंसा दो उसे कत्ल में? अरे कैसे फंसा दूं? यहां आदमी जिंदा खड़ा हुआ है सामने, और कैसे फंसा दूं उसे कत्ल के केस में? यहां आदमी जिंदा खड़ा हुआ है सामने, और कैसे फंसा दूं उसे कत्ल के केस में? विनय भाई, आप अपने हर प्लान में फेल कैसे हो जाते हैं? कौन फेल हुआ? अरे आपके ससुरे को हमने भूत बन के इतना डराया, क्या मिला आपको? क्या फायदा मिला हमें? तुम कैसे कह सकते हो कि कोई फायदा नहीं निकला? अब तक जो भी कुछ हाथ आया है, जो मलिक का मैंने विश्वास जीता है, वो तुम्हें भूत बना बना कर डरा कर ही तो उस पर कंट्रोल किया है मैंने। अरे फिर भी क्या कर लिया तुमने आज तक? कुछ नहीं, बस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हो। अरे क्या नहीं किया मैंने? उस करोड़ों की फैक्ट्री की जमीन पर क्या मैंने मलिक से धोखे से साइन नहीं करवाए? वो राहुल का किडनैप करा करके क्या 1 करोड़ रुपए ठगे नहीं मैंने मलिक से? और इसके भूत का डर जो अब तक उसके दिमाग पर हावी है, अरे कहां कहां नहीं छुरा भोंका मैंने मलिक के पीठ पर। और तो और दवाइयों के असर से उसकी बेटी को आज तक मां नहीं बनने दिया मैंने। लेकिन जब मंजिल मेरे सामने आ गई, जब सब कुछ मेरे हाथ में आने वाला था, तब उस मलिक के बच्चे ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और मुझे बना दिया उस बच्चे का केयरटेकर, चौकीदार। दिल करता है उस बच्चे का टेटवा दबा दूं किसी दिन। जो हुआ उसे भूल जाओ, बस इतना सोचो कि उस रमेश नाम के फंदे से अपनी गर्दन कैसे बचा ली, जिसे तुमने राहुल बनाकर मार डाला। ये आवाज कैसी? लगता है कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा है। कनी भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। सारे खिड़की दरवाजे बंद है, काफी महफूज जगह है ये। अरे गने भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, गमला गिरा हुआ है, शायद बिल्ली ने गिरा था। थैंक गॉड।
आपकी बेटी, आपको मुबारक सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हां, अगर मैंने अपने नाम का सिंदूर आपकी बेटी की मांग में भरा है तो उसका मान मैं जिंदगी भर रखूंगा। पापा, विनय को तो अपनी माँ का चेहरा याद ही होगा ना। विनय आर्टिस्ट को बता देगा और उसी हिसाब से वो तस्वीर बना देगा। मुझे मेरी माँ का चेहरा याद नहीं है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये खिलौने, जब मेरा बच्चा होगा ना पापा, तो यही कपड़े पहनेगा और इन्हीं खिलौनों से खेलेगा। मैं किसी पराये के बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकता। ये कोई पराया नहीं है, ये हमारा बच्चा है। आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप आराम कीजिए। मैं जाऊंगा मुंबई मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा, ये तो मर गया। डॉक्टर साहब, पापा का ख्याल मैं रखूंगा। मैं सेवा करूंगा उनकी दिन रात। एक पल के लिए भी मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं। इसी बहाने मुझे पापा की सेवा करने का एक मौका तो मिलेगा। पापा, अब आप ऑफिस की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने मेहरा साहब से बात कर ली है और मैं सारा काम संभाल लूंगा और आपको डे टू डे रिपोर्ट भी करता रहूंगा। प्लीज डोंट वरी। पापा, विनय एकदम ठीक कह रहे हैं। काश मैं तब तक जिंदा रहूं बेटा, उस पल को अपनी आंखों से देख सकूं जब मेरा राहुल बड़ी शान से मेरी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन पापा, राहुल आपका अपना खून तो है नहीं। फिर इतना बड़ा फैसला। अरे कहां कहां नहीं छुरा भोंका मैंने मलिक के पीठ पर। और तो और दवाइयों के असर से उसकी बेटी को आज तक मां नहीं बनने दिया मैंने। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। विनय ने मेरी बेटी के इमोशंस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। उसने मेरी बेटी को मां बनने की खुशी से दूर रखा। मेरी बेटी उस कमजोर और घटिया इंसान के प्यार में नहीं बल्कि उसके फैलाए हुए जाल में फंसी। मुझे सोनाली को विनय की सारी करतूत और सच्चाई बतानी होगी। लेकिन सोनाली तो विनय के प्यार में इतनी दीवानी है कि वो किसी भी बात का भरोसा नहीं करेगी। मेरा यकीन करने के बजाय मुझे ही झुठला देगी। और अगर उसे यकीन आ भी गया तो क्या वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ना तो मैं विनय पे भरोसा कर सकता हूं, ना ही उसे सौंपी हुई जिम्मेदारियां वापस ले सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सोनाली को शक हो जाए। अब मुझे सोनाली से छिपकर ही विनय से बात करनी होगी।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी बेटी दीवारों से अपना सर टकराए, चीखे या चिल्लाए, लेकिन अब मैं तुम्हारा मनहूस साया अपनी बेटी पे नहीं पड़ने दूंगा। Just get lost! बहुत पछताएंगे मलिक साहब आप। सारे ताने मुझे ही सुनाने के लिए क्यों रह गए आपको? आपको कुछ पता भी है? मैंने हॉस्पिटल फोन किया था राजेश की तबीयत पूछने। मेरी बीवी की कमजोरी हूं मैं, और मलिक की कमजोरी है उसकी बेटी।